डोरबेल की आवाज़ सुनकर मिस्टर ब्रजभूषण साहनी ने दरवाज़ा खोला। सामने दो युवक खड़े थे। उनके चेहरे पर बेचैनी और उत्कंठा टपकी पड़ रही थी। मिस्टर साहनी ने उनकी तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। युवकों ने भी उन्हें इंतज़ार नहीं कराया। उन्होंने फटाफट अपना परिचय दिया। नमस्ते अंकल, मैं आयुष्मान और ये गगनदीप है। एक्चुअली हम लोग आपसे इस पड़ोस वाले मकान की चाबी लेने आए थे। मकान की चाबी? कौन से मकान की चाबी? मिस्टर साहनी के चेहरे पर ज़माने भर का आश्चर्य विराजमान था। ये जो आपके पड़ोस में मकान है वो हमने किराए पर लिया है। गगनदीप और आयुष्मान ने मिस्टर साहनी को वस्तुस्थिति समझाई। उन्होंने पूरी बात उन्हें समझाते हुए कहा, उसी मकान के मालिक ने कहा है कि उसकी चाबी आपके पास है। मकान की देखरेख करने के लिए उसने चाबी आपको दे रखी है। उसने हमें बताया कि अब चाबी हम आपसे आकर ले लें, इसलिए हम आपके पास आए हैं। मिस्टर साहनी लगभग 50 साल की उम्र के हट्टे कट्टे व्यक्तित्व के स्वामी थे। चेहरे से काइया किस्म के आदमी नजर आते थे। उन्होंने उन दोनों को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है ये मकान भूतिया है? आयुष्मान और गगनदीप बुरी तरह से चौंक पड़े। क्या कहा? ये मकान भूतिया है? पर मुझे तो किसी ने बताया नहीं, गगनदीप ने कहा। मिस्टर साहनी बोले, ये बात तो पूरे इलाके में चप्पे चप्पे में फैली हुई है। सबको पता है कि ये मकान भूतिया है। जो भी इसमें रहने आया वो जिंदा नहीं बचा, और जो बचकर चला भी गया तो इतना बीमार हो गया कि जान बचाने के लाले पड़ गए। इस मकान में रहने वाला किसी न किसी मुसीबत में ही फंसा रहा तो उसे छोड़कर चला गया। कई महीनों से ये मकान बंद पड़ा है। ना तो इसमें कोई किराएदार रहने आता है और ना ही इस मकान को कोई खरीदता है। सुनते हैं इसमें किसी की हत्या हो गई थी। उसी की आत्मा इसमें मंडराती रहती है। और असली बात तो ये है, उन्होंने उनकी तरफ झुककर खुसखुसाते हुए रहस्यमयी स्वर में कहा, मकान मालिक खुद ही ये मकान छोड़कर इसी वजह से भाग गया था। वो तो कभी खुद ही इसमें नहीं रहा, लेकिन बात यह है कि लालच में है। सोचता है मुझे किराया भी मिलता रहे और ये जो बला है वो किराएदार के ऊपर पड़ती रहे, अपने आप उससे बचा भी रहे। इसी चालाकी में उसने ये मकान किराए के लिए उठा रखा है। बताना मेरा फर्ज था। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ऐसा कहकर उन्होंने चाबी लाकर उन दोनों को थमा दी। गगनदीप और आयुष्मान इस शहर से नज़दीक के गांव हमीरपुर के रहने वाले थे। गांव में कॉलेज तो था नहीं, इसलिए गांव से रोज़ यहाँ पढ़ने आते थे। उन्होंने कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी थी, तो उनके समय की बर्बादी बहुत होती थी। इसलिए उनके घर वालों ने सोचा कि कोई पूरा मकान ही किराए पर मिल जाए तो वे दोनों भाई रहकर पढ़े और पूरा परिवार भी शहर में रह सकता है। जब पूरा परिवार साथ में रहेगा तो उनको खाना भी बना बनाया मिलेगा और वो आराम से पढ़ सकते हैं। और भी कई सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया। अब समस्या मकान ढूंढने की थी, तो कुछ परिचितों ने यह काम संभाला। उनके लिए मकान ढूंढा जाने लगा। शहर में एक बड़ा सा मकान बहुत ही कम पैसों में किराए पर मिल रहा था। परिचितों ने मधुकरण को ये सूचना भेज दी, इसीलिए उन्होंने अपने लड़कों को वो मकान देखने के लिए भेजा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया। दोनों गांव की हवा पानी में पले बढ़े, मजबूत शरीर और दिल दिमाग के थे। उन्हें उनकी बात पर विश्वास नहीं आया। चाबी लेकर वे उस मकान को देखने चल दिए। उन्होंने मकान को जाकर खोला। अच्छा खासा बड़ा मकान था। कई दिनों से बंद पड़ा था, लेकिन सब कमरे खुले हुए थे और ऐसा कहीं से भी नहीं लगता था कि इसमें कोई रह नहीं रहा हो। उन्हें मकान बहुत पसंद आया। उन्होंने फ़ोन करके अपने घर पर सूचना दे दी और कह दिया कि मकान बहुत अच्छा है और हम लोग आज रात को यहीं रहेंगे, सवेरे घर पर आएंगे। तभी खट की आवाज़ आई। कमरे में खड़े हुए गगनदीप और आयुष्मान चौंक पड़े। उन्होंने देखा दरवाजे पर मिस्टर साहनी खड़े थे। उनके हाथ में एक जग और 2 गिलास थे। अंदर आते हुए बोले, बच्चों, मैंने सोचा कि तुम लोगों के लिए चाय ले आऊं। लो चाय पी लो। ऐसा कहकर उन्होंने दोनों गिलासों में चाय उड़ेली और उनको थमा दी।
उनकी सहृदयता पर मुग्ध होते हुए उन्होंने मिस्टर साहनी को धन्यवाद दिया और कहा, आप चलिए, हम अभी थोड़ी देर में चाय पीकर आपके यहाँ बर्तन आपको देने आते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा करके वे मुड़ कर चले गए। अभी वे चाय पी ही रहे थे कि उन्हें कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कोई पास वाले कमरे से भागकर दूसरे कमरे में चला गया हो। चाय रखकर वे दोनों भागकर पास वाले कमरे में, फिर दूसरे कमरे में, सब जगह देख आए, मगर किसी की परछाई तक नहीं दिखी। वे बड़े आश्चर्यचकित थे। वे दोनों फिर वापस अपने कमरे में आए। उन्होंने चाय खत्म की, फिर मिस्टर साहनी के घर पर उनके बर्तन देने चले गए। कैसा लगा मकान? मिस्टर साहनी ने पूछा। अच्छा लगा, दोनों ने एक साथ कहा। अंकल, चाय बहुत अच्छी थी, धन्यवाद। कैसी चाय? एक्चुअली अब हम दोबारा मिल रहे हैं, मिस्टर साहनी ने कहा। आप गए नहीं थे वहाँ चाय देने? गगनदीप बोला। दिमाग घूम गया है क्या तुम्हारा? मैं क्यों जाने लगा? चाय में तुम्हें यही पिला देता, मैं तो कहीं गया ही नहीं, मिस्टर साहनी ने कहा। अब सचमुच दोनों का दिमाग घूम गया, क्योंकि मिस्टर साहनी तो कपड़े भी दूसरी तरह के पहने थे। मिस्टर साहनी की बात सुनकर आयुष्मान और गगनदीप का दिमाग साय साय करने लगा। फिर वो कौन था जो उनके लिए चाय लेकर आया था? जब वो चाय पी रहे थे तो कमरे से भागकर दूसरे कमरे में जाने की किसके कदमों की आहट थी? फौलादी मजबूत साहसी दिल पर हल्का सा कंपन अवश्य हुआ, पर साहस सीना तान कर खड़ा था। भय उस पर दौड़ दौड़ कर धक्का मारकर गिराने की कोशिश कर रहा था। भय और साहस के द्वंद्व में बुद्धि कूद पड़ी और आयुष्मान उर्फ आशु, गगनदीप उर्फ गगन के दिमाग सजग हुए। उन्होंने साहनी से इजाज़त मांगी। मिस्टर साहनी ने गंभीर स्वर में उनसे कहा, देख लो, अभी भी मान जाओ। तुम्हारी उम्र को देखकर कह रहा हूँ, माता पिता बुढ़ापे में रोएंगे, मगर उन दोनों के शैतानी जासूसी दिमाग में तो जासूसी का कीड़ा बुलबुला रहा था। अंकल, क्या आप यहाँ अकेले रहते? मेरा मतलब है, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, गगन ने पूछा। मेरा बहुत बड़ा परिवार है, 2 बेटे बहू है, मेरी पत्नी और नौकर शंभू है, मगर इस समय सभी शादी में गए हुए हैं, इसलिए कोई दिखाई नहीं दे रहा। खाली शंभू यहाँ है, वो अंदर किचन में मेरे लिए खाना बना रहा होगा। चाय पियोगे? आखिरी बार पी लो, पता नहीं फिर तुमसे भेंट हो ना हो। नहीं नहीं, चाय तो हम थोड़ी देर पहले आपसे, नहीं, मेरा मतलब है भूत अंकल से पी चुके हैं, आशु चुलबुलेपन से बोला। छोटा गगन कुछ ज़्यादा ही नटखट है, उसे एक जगह बैठा नहीं जाता। एकदम मचलते हुए से स्वर में बोला, अंकल आप बहुत अच्छे हैं, हमें प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिल जाएगा? हाँ, क्यों नहीं, उन्होंने बड़ी उदारता से कहा। फिर अंदर की ओर मुँह करके पुकारा, शंभू, एक गिलास पानी लाना। अंकल आप क्यों परेशान होते हैं, मैं खुद ही लेकर आता हूँ, और अब तो वैसे भी हम पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी घरेलू ही हो जाते। ऐसा कहकर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही गगन वहाँ से अंदर घुसा और पानी लेकर बाहर आते हुए शंभू से टकरा गया। छनक की आवाज़ के साथ ट्रे गिलास के साथ ज़मीन पर गिर गई और पानी फर्श पर फैल गया। शंभू फर्श पर फैले पानी को साफ करने के लिए अंदर पोछा लेने चला गया। अपनी आंखों से जासूसी एंगल में उसने चारों तरफ देखा, फिर वो कूदकर साहनी के बेडरूम में घुस गया। सरसरी निगाह डालकर वो फुर्ती से निकला। उसने देखा शंभू पानी को फर्श से साफ कर रहा था। गगन किचन में घुस गया और फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर लाया और बाहर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। दिन रात सीआईडी देख देख कर बड़ा हुआ था, इसलिए उसके अंदर कभी एसीपी प्रद्युमन, दया, अभिजीत की आत्माएं आती जाती रहती थी। ड्राइंग रूम में पहुंचकर गगन आशु से बोला, पानी पीना है? नहीं, कहकर आशु उठ खड़ा हुआ। दोनों मिस्टर साहनी को नमस्ते करके चल दिए। बाहर आकर उन्होंने अपने मकान की रूपरेखा देखी। मकान के बाहर बहुत बड़ा पाकड़ का पेड़ था। पत्तियों से भरा होने के कारण बाहर से मकान थोड़ा सा ही दिखता था।
गगन ने आशु से बहुत देर तक खुसर पुसर की। फिर दोनों ने अपने मोबाइल निकालकर पता नहीं कहाँ फ़ोन किए। उसके बाद दोनों मकान में घुसे। अब शाम दस्तक देने लगी थी, अंधेरा उतरने लगा था। दोनों बाहर निकले, चारों तरफ घूम घूम कर देखा, फिर खाने के लिए किसी ढाबे की तलाश में चले गए। खा पी कर दोनों रात के 8 बजे मकान में घुसे। एक कमरे में बेड पड़ा हुआ था। उन्हें आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि कोई रहता भी नहीं है, फिर भी इंतज़ाम ऐसा है कि जैसे यहाँ लोग रह रहे हो। कमरे में आकर बेड पर दोनों लेट गए। बहुत देर तक बातें करते रहे। घंटा 1.5 घंटा बीत गया। धीरे धीरे 11 बज गए। अब उनका डर और संशय दूर होने लगा था। वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। नींद तो आँखों से कोसों दूर थी। जैसे जैसे मिनट की सुई सरक रही थी, उनके मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसी भी प्रद्युमन की नकल उतारते हुए उसने गगन से कहा, कुछ तो है गगन, ये भूत आ क्यों नहीं रहे? दया की नकल उतारते हुए आशु बोला, अभी 12 नहीं बजे हैं। एकाएक बिजली चली गई। गगन ने उठकर स्विच ऑन किया, पर लाइट तो चली ही गई थी। गगन बेड पर आकर लेट गया। तभी उसे ऐसा लगा जैसे दूर से कोई भागता हुआ आया और पड़ोस के कमरे में रुका। फिर उनके कमरे का दरवाज़ा चर्र की आवाज़ के साथ खुला। कौन है? कौन है? दोनों एक साथ चिल्लाए। अब उनको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। मोबाइल की टॉर्च ऑन करके उन्होंने देखा, वहाँ कोई नहीं था। बाहर भी देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। अब उनके होश उड़े हुए थे। उन्हें पछतावा लग रहा था कि साहनी की बात क्यों नहीं मानी। दोनों बेड पर डरे हुए बैठे थे कि तभी फिर से चर्र की आवाज़ से पूरा दरवाज़ा खुला। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च से देखा तो उनकी डर के मारे घिघी बंद गई। दरवाजे पर जो दानव खड़ा था वो इतना भयानक था कि कमज़ोर दिल वालों को अटैक पड़ जाए। आंखें बल्ब की तरह चमक रही थी। चेहरे पर असंख्य घाव के निशान थे जिनसे खून बह रहा था। उस भयानक भूत को देखते ही गगन और आशु की हिम्मत जवाब दे गई। कमरे में बदबू फैल गई। गगन और आशु ने नाक पर हाथ रखा, मगर बदबू तो फिर भी हर सांस के साथ जा रही थी। उनका दिमाग भन्ना उठा। उनकी आंखों में खौफ के साए लहरा उठे। वो भयानक भूत आगे बढ़ा और उनके करीब आ गया। आशु और गगन बेड पर से उछलकर खड़े हो गए। उनके मन भय की अधिकता के कारण उस स्थिति में पहुंच चुके थे जब प्राणों का भी डर नहीं रह जाता है। तब मालूम हो जाता है कि अब बचने की आशा नहीं है और मौत निश्चित है। तब फिर बाकी रह ही क्या जाता है। और उस समय अपने किसी प्राणों से भी प्रिय की जान पर बन आए तो फिर क्या डरना। यही हाल इस समय आशु और गगन का था। दोनों ही एक दूसरे पर अपनी जान लुटाने को तैयार थे। अब कुछ करने की बारी थी। भयानक आकृति के भूत ने गगन पर झपट्टा मारा। गगन बेड से कूदकर भागा। उसका पंजा गगन की पीठ पर लगा। उसकी शर्ट फटती चली गई। पीठ पर मामूली सी खरोच आई। गगन अब कमरे के बाहर था। भूत मुड़ा। अब उसने आशु पर हमला किया। आशु कूदकर बेड पर खड़ा हो गया। भूत भी पेड़ पर चढ़ गया। अब आशु को भागने का मौका नहीं मिला। भूत ने आशु की गर्दन दबोचनी चाही, पर आशु एकदम झुक गया। झोंक खाकर भूत भी आशु के ऊपर ही गिर पड़ा। आशु का बदबू के कारण दम घुटने लगा था। उसने जोर लगाया और उसे पलटने की कोशिश की। उस भूत ने आशु की गर्दन पकड़ ली और पूरी ताकत से दबाने लगा। उसका दम घुट रहा था। वो पूरी ताकत से दोनों हाथों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी भूत पर एक प्रहार हुआ और आशु की गर्दन छूट गई। आशु ने देखा गगन डंडा लिए खड़ा था। भैया भागो, गगन बोला और दोनों बाहर भागे। पर अब निकलना आसान नहीं रहा। आगे एक और भूत खड़ा था। उसने उनका रास्ता रोक लिया। तब तक कमरे वाला भूत भी आ गया। उन दोनों ने उन्हें घेर लिया। गगन वही डंडा चारों तरफ जोर जोर से घुमाने लगा और साथ ही चीखने भी लगा। उस कमरे वाले भूत ने अचानक वो डंडा पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ झटका देकर खींचा। बैलेंस बिगड़ने से गगन नीचे आ गिरा। अब गेंद भूतों की पाले में थी। दोनों भूतों ने गगन और आशु पर हमला बोला। तभी पाकड़ के पेड़ से 4 भूत दनादन मकान की छत पर कूदे और धम धम करते दौड़ते हुए आंगन में आ गए। जैसे ही उन दोनों भूतों ने गगन और आशु को मारना चाहा, छत से आए हुए चारों भूत
उन दोनों भूतों पर आफत के परकाले बनकर टूट पड़े और वहाँ तांडव मच गया। अब घमासान लड़ाई हो रही थी। बाहर से जो भूत आए थे उन्होंने पहले वाले भूतों पर हमला बोला था और उन्हें कुछ समझने का मौका भी नहीं दिया था। अजब नज़ारा था। भूतों की लड़ाई हो रही थी। चारों भूत पहले वाले दोनों भूतों पर हावी हो गए। उन्होंने उन भूतों को इतना मारा कि वो फस्त होकर ज़मीन पर गिर पड़े। आशु और गगन हक्के बक्के होकर युद्ध देख रहे थे। वो दोनों भूत ज़मीन पर पड़े थे। अब उनमें उठने की भी ताकत नहीं रही थी। तभी आशु और गगन पर उन चारों भूतों में से एक चिल्लाया, कमबख्त, हरामखोर, खड़ा खड़ा मुँह क्या ताक रहा है? जल्दी से कोई रस्सी ढूंढ कर ला। साथ ही तीनों भूत भी चिल्लाए, क्या बारात में आए हो जो अगवानी के लिए खड़े हो? क्या तुम्हारे फूल माला डालूं? आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। खैर, सोचने समझने का मौका नहीं था। वे चाबी के खिलौने की तरह दौड़ पड़े। कमरे से एक डोरी ढूंढ लाए। जमीन पर पड़े दोनों भूतों को उठाया गया और उन्हें 2 खंभों से बांध दिया गया। दोनों भूत ढंग से पीटे जाने के कारण इतना पस्त हो गए थे कि अब बोल भी नहीं पा रहे थे। चारों भूतों ने अपने चेहरे से फेस मास्क और अपना भूतिया कपड़े भी उतार कर फेंक दिए। उन्हें देखकर आशु के मुंह से आश्चर्य भरी आवाज़ निकली, अभय भैया, तुम? ये अभय गगन और आशु का मेरा भाई है। एक्टिंग अच्छी करता है। कॉलेज में या कहीं अन्य होने वाले फंक्शन वगैरह में नाटकों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। खिलाड़ी भी है, अपने कॉलेज का चैंपियन है और इन सभी लोगों का रोल मॉडल भी है। गगन और आशु अब उन तीनों लड़कों पर बरसे। और तुम राजू, सनी और सोनू, तुम तो हमारे बुलाने से आए ही नहीं थे और अब आए तो ऐसे आ गए। कहीं हमारा हार्ट फेल हो जाता तो? हम तो पहले ही 2 भूतों से डरे हुए बैठे थे और 4 भूतों को देखकर ये कहो कि हमारा हार्ट फेल नहीं हो जाता। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हमें अभय भैया ने बताने से मना किया था। जब तुम्हारा फ़ोन पहुंचा तो अभय भैया बस आए ही थे, तो उनसे मिलने हम लोग भी वहां चले आए थे और फिर हम लोगों ने ये नई योजना बना ली। खैर, इन बातों को छोड़ो, ये सब बातें बाद में करेंगे। पहले इन भूतों को देखो। उनके चेहरे से बदबूदार फेस मास्क जिस पर खून घाव के निशान बने हुए थे उसे हटाया गया तो सभी चौंक पड़े। साहनी अंकल आप? शंभू तुम? हठात उनके मुंह से निकल पड़ा, मकान के भूत तुम ही हो? हाँ, सर झुकाते हुए मिस्टर साहनी बोले। आप ऐसा क्यों करते हैं? क्या इससे पहले इस मकान में किसी की हत्या भी हुई थी? नहीं, मैंने वो सब अफवाहें फैलाई थी। इस मकान में जो भी रहने आया उसे मैंने और शंभू ने इसी तरह भूत बनकर डराया था। जब तक मैं भूत बनकर खड़ा रहता तब तक शंभू भाग भाग कर आहट उत्पन्न करता था। हमें देखकर ही लोगों की हालत ख़राब हो जाती थी। फिर लोग मकान छोड़कर भाग जाते थे और दूसरे लोगों को बताते थे। फिर कोई जब किराएदार आता था फिर वही होता था। इस तरह से पूरे शहर में अफवाह फैल गई थी कि ये मकान भूतिया है। इसके बाद यहाँ कोई आने को तैयार ही नहीं था, ना तो कोई किराएदार ना कोई खरीदार। इसे कोई कौड़ियों के मोल भी लेने को तैयार नहीं था। तुम ही लोग ऐसे निकले जो शेर पर सवा शेर हो गए। ये मकान मैं लेना चाहता था, पर उचित कीमत देकर नहीं, बिल्कुल सस्ती कीमत देकर। तुमने देखा ही है, मेरा मकान छोटा है, उसमें रहने वाले बहुत ज़्यादा सदस्य हैं और इसी मकान से हमारा ज़्यादातर निर्वाह होता है और हमारी उससे बातचीत भी चल रही थी। बहुत कम पैसों से मेरा सौदा तय हुआ था, तभी तुम लोग आ गए। अब गगन बोला, शक तो मुझे आप पर हुआ था। जब आप मुझे चाय देने आए थे तब आप और शंभू साथ साथ आए थे। आप हमें चाय देकर हमें दिखाने को हमारे सामने चले गए और शंभू ने इस कमरे से उस कमरे तक दौड़ दौड़ कर आहट उत्पन्न की और वो भी गायब हो गया। जब आपने मना कर दिया कि आप चाय नहीं देने गए थे तो एक बारगी तो मैं भी चक्कर में पड़ गया। फिर पानी पीने के लिए किचन में गया तो आपके बेडरूम में मैंने वही कपड़े देखे जो आप चाय देते समय पहने थे। आप पर मुझे शक तो था, इसलिए हमने अपनी योजना बनाई। मकान की छत पर पाकड़ की डालें बिल्कुल छुती हुई थी। मैंने अपनी छत की लोकेशन और योजना की सारी बातें फ़ोन करके बता दी थी। जब हम ढाबे पर खाने गए तो वही हमने पूरी योजना अपने दोस्तों सनी, राजू और सोनू को बताकर मदद के लिए उन्हें बुलाया था।
पर कोई नहीं आया। इस पर मुझे आश्चर्य भी हुआ था। पर कुछ भी कहो अंकल, एक्टिंग आपकी बहुत जानदार थी कि सचमुच हम आपको भूत ही समझ रहे थे और इन कमीनों को भी हमने भूत ही समझा। अपने दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए गगन और आशु ने कहा, हमने भूतों से इतनी लड़ाई लड़ी और आए भी बस प्लान ही तो चेंज हुआ था, और जो भूतों से लड़कर बचाया उसका कुछ नहीं, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा यार। और सभी का सम्मिलित ठहाका गूंज उठा। अरे भाई, इन भूतों की वीडियो फिल्म तो बना लो, कल प्रसारित करेंगे, अभय मुस्कुराते हुए बोला। वो तो जब से हम आए हैं तब से अभी तक बना रहे हैं, पूरी वीडियो फिल्म बनकर तैयार है भैया, आशु ने कहा। अभी प्रसारित करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वरना मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा, मिस्टर साहनी गिड़गिड़ाते हुए बोले। ठीक है, मगर याद रखना, अगर तुमने ज़रा भी गड़बड़ की तो समझ लेना। बहुत साल बीत गए। गगन और आशु के अलावा उनके दोस्तों ने भी वहाँ रहकर पढ़ाई की और कालांतर में मकान भी उन्होंने खरीद लिया। पूरे शहर में उनकी धाक है। उन्होंने भूतों को भी वश में कर लिया। वे कोई मामूली थोड़ी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग हॉरर कहानियाँ लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू की घंटी को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान की घंटी है वो।